पीएम आवास के लाभुकों को नोटिस। गांडे प्रखंड के रसनजोरी पंचायत के विभिन्न गांव में गुरुवार को पीएम आवास के प्रखंड समन्वयक पवन मंडल और अहिल्यापुर थाना पुलिस बल ने संयुक्त रूप से भ्रमण करके अधूरे पीएम आवास के लाभुकों को नोटिस दिया। इस क्रम में प्रखंड समन्वयक ने कहा कि उक्त पंचायत में 154 पीएम आवास अधूरे हैं। 15 दिनों के अंदर लाभुक अगर पूरे आवास को पूर्ण नहीं करेंगे तब उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोहरे और भीषण ठंड से रबी और सब्जी की फसलों पर संकट। गिरिडीह बेंगाबाद कोहरे और भीषण ठंड से रबी से लेकर सब्जी की फसलों पर संकट खड़ा हो गया है। इसके कारण टमाटर, हरी मिर्च, गोभी आदि की फसलें प्रभावित होने लगी है। इससे किसानों के सामने फसल बचाने की समस्या खड़ी हो गई है। किसान रुपयों के अभाव में कीटनाशकों का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं। शिखरदहा के किसान रतन वर्मा और बंदगारी के किसान महेंद्र महतो का कहना है कि अगर धूप तीखी न निकली तो सब्जी की फसलें चौपट हो जाएगी। इससे बाजार में सब्जी की अभाव प्रभावित हो सकती है। प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने कहा, अमित शाह का झारखंड दौरा प्रदेश नेतृत्व की विफलता। झारखंड जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने कहा कि अमित शाह का झारखंड दौरा भाजपा नेतृत्व की विफलता का प्रतीक है। प्रदेश भाजपा नेतृत्व और पार्टी के दिग्गज नेता झारखंड के जनता का जनादेश प्राप्त करने में लगातार असफल रहे हैं। वर्ष 2019 में आम चुनाव और उसके पश्चात प्रदेश में विभिन्न विधानसभा सीटों में संपन्न उपचुनाव में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। भाजपा की शीर्ष नेतृत्व में समक्ष प्रदेश भाजपा फैल साबित हुई। लिहाजा स्वयं गृह मंत्री अमित शाह को झारखंड आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जदयू के सर्वमान्य नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के प्रतीक पुरुष बन गए हैं। वह लगातार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की दिशा में कार्यरत हैं। 2024 में भाजपा को रोकने के लिए झारखंड में भी गैर भाजपा दलों को एक मंच पर आना होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को। राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को होने जा रहा है। इसकी तैयारी में अभी से डालसा जुट गया है। शुक्रवार को डालसा सभागार में न्यायिक दंडाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए न्यायिक पदाधिकारियों को नई दिशा निर्देश दिया गया। कहा गया कि सुलहनीय मामलों को चिन्हित करके उसके पक्षकारों को नोटिस भेजा जाए। बैठक में सेजीएम M.K. सिंह, SCGM के मिश्रा, डालसा सचिव राकेश रंजन, रजिस्ट्रार अशोक कुमार, JM कमला कुमारी, कावेरी कुमारी, अंकिता शर्मा, सृष्टि घई समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार में शुरू हो रही जाति आधारित गणना कब कैसे पूरी होगी, जाने हर सवाल का जवाब। बिहार में जाति आधारित गणना यानी जातीय गणना शनिवार 7 जनवरी से शुरू होने जा रही है। जाति आधारित गणना 2 चरणों में होनी है। नीतीश सरकार पहले चरण में मकानों की गिनती और नंबरिंग कराएगी। इसके बाद डेटा इकट्ठा करके दूसरे चरण में मकानों के रहने वाले लोगों की जाति, पेशा समेत अन्य जानकारी जुटाई जाएगी। बिहार में जाति आधारित गणना कब पूरी होगी, यह काम कैसे पूरा होगा, इसमें कितना खर्च लगेगा, कितना खर्च होगा, इसका मकसद क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जाति आधारित गणना का उद्देश्य क्या है। दरअसल जाति आधारित गणना के जरिए सरकार को यह पता चल पाएगा कि राज्य में कितनी जातियों के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, ताकि सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार उचित कदम उठा सके। बिहार में सभी पार्टियों की जाति आधारित गणना का अपनी सहमति जताई है। जाति आधारित गणना में कितना खर्च आएगा। जाति आधारित गणना में नीतीश सरकार ने 500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान जताया है। इसका बजट कंटेंजेंसी फंड के जारी किया गया। हालांकि यह खर्च कम और ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे होगी जाति आधारित गणना। जाति आधारित गणना के लिए बिहार में करीब 2 लाख शिक्षकों को नियुक्ति किया गया है। जनगणना की तरह वे अपने अपने इलाकों में जाकर जाति आधारित गणना का डेटा इकट्ठा करेंगे। इसके लिए शिक्षकों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पहले चरण में पटना के VIP इलाकों में जाति आधारित गणना शुरू होगी। इसमें विधायक, सांसदों और अन्य मान्यों का डेटा लिया जाएगा। कब तक पूरी होगी जाति आधारित गणना। बिहार जाति आधारित गणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण 7 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 21 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान मकानों की गिनती की जाएगी। इसके दौरान अप्रैल महीने में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण पूरा किया जाएगा। इसमें घरों में रहने वाले लोगों की जातियाँ, पेशा समेत 26 तरह का डेटा लिया जाएगा। नीतीश सरकार ने पहले फरवरी 2023 तक जाति आधारित गणना पूरी करने का लक्ष्य तय किया था, मगर काम में देरी होने के चलते इस अवधि को बढ़ाकर मई 2023 कर दिया गया। सासाराम में मानव कंकाल मिलने की हड़कंप, डॉक्टरों का पोस्टमार्टम से इनकार, जाने क्या है वजह। सासाराम के रोहतास जिले के दरियागांव थाना क्षेत्र के केमूर पहाड़ी क्षेत्र से एक मानव कंकाल बरामद किया गया है। बरामद कंकाल परीक्षण के लिए पटना भेजी जाएगी। इलाके से मानव कंकाल मिलने के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में जुटी है। सूत्रों को मानो तो कंकाल के रूप में तब्दील हुए व्यक्ति की मौत 25 दिन पूर्व होने का आदेशा लगाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दरियागांव थाना क्षेत्र के हनुमान धारा के पास एक
व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम लाया गया। स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम गठित की गई, जहां मेडिकल बोर्ड ने शामिल चिकित्सक शव के पोस्टमार्टम नहीं कर सके। बोर्ड ने शामिल चिकित्सकों ने स्पष्ट कर दिया कि शव को कंकाल रूप में परिवर्तित हो गया है, ऐसे में यहाँ पोस्टमार्टम संभव नहीं है। हड़ताल पर गए बिहार के राशन डीलरों पर नीतीश सरकार सख्त, लाइसेंस निरस्त करने की निर्देश जारी। बिहार में हड़ताल कर रहे पीडीएस यानी राशन डीलरों पर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन नहीं बांटने वाले जन वितरण प्रणालियों दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों को हड़ताल पर रहे पीडीएस डीलरों का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कहा है। ऐसे में राशन दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया है। बता दें कि मार्जिना मनी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पीडीएस डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने गुरुवार को जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो पीडीएस दुकानदार राशन का वितरण नहीं कर रहा है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करे। राशन नहीं बांटने वाले को लाइसेंस निरस्त किया जाए। यूपी के हजारों कर्मचारियों को नए साल की सौगात। राज्य सड़क परिवहन निगम में वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी। यूपी में हजारों कर्मचारियों को नए साल की सौगात मिली है। इन कर्मचारियों के वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बढ़ोतरी का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 25,000 कर्मचारियों को मिलेगा। इस बारे में प्रस्ताव पिछले दिनों भेजा गया था। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से इसकी मंजूरी होने के बाद एमडी के तरफ से इस बाबत का आदेश भी जारी हो गया है। परिवहन निगम के विभिन्न संगठनों की ओर से संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक वेतन बढ़ोतरी की मांग हो रही थी। इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। इसकी मंजूरी मिलते ही शुक्रवार को एमडी संजय कुमार ने संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है, जो कि 1 जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। इसे लखनऊ में 3,000 और प्रदेश भर में करीब 25,000 संविदा ड्राइवर और कंडक्टर को हर महीने 2 से 5,000 रुपये का फायदा मिलेगा। 6 जनवरी 2023 प्रयागराज माघ मेले का आगाज। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री का 33 लाख का मकान कुर्क। प्रयागराज के संगम तट पर पवित्र माघ मेला कल से शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो लगातार जारी है। मेला क्षेत्र में बनाए गए सभी 14 स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। घर में पड़ी थी पत्नी की लाश, पूरे गांव में भीख मांगता रहा मजदूर। मुफलिसी इंसान को क्या क्या करने को मजबूर कर देती है, इसका जीता जागता उदाहरण यूपी के साहसगंजपुर में देखने को मिला। 20 साल पहले विवाद के बाद भाई से अलग हुए एक मजदूर पर पहाड़ टूट पड़ा। जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करने वाली उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। मजदूर को पत्नी का अंतिम संस्कार करना था। पत्नी के अंतिम संस्कार में गरीबी में अड़ंगा डाल रखा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह पत्नी का अंतिम संस्कार कर सके। जमा पूंजी के नाम पर मजदूर के पास खुद का टूटा फूटा घर था, लेकिन पक्की छत नहीं थी। बिस्तर के नाम पर पैरा था, लेकिन चारपाई नहीं थी। ढंग के बर्तन भी नहीं थे कि वह किसी को एक गिलास पानी पूछ सके। पैसे न होने के एवज में मजदूर की पत्नी का लाश घर पर पड़ी थी। अंतिम संस्कार के लिए पैसे जोड़ने थे तो वह गांव में भीख मांगने निकल पड़ा। किसी ने 10 तो किसी ने 50। कोई बहुत रहमदिल वाला मिला तो 100 रुपये दे दिए। खैर, किसी तरह उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन प्रशासनिक मदद उससे अब भी कोसों दूर थी। हम बात कर रहे हैं जिले के गांव ढुकरी बुजुर्ग निवासी गंगाराम की।